कल हमने स्टार्ट किया था प्रिज्म। सो हम प्रिज्म को ही आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। या ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा कल हमने प्रिज्म स्टार्ट किया था। प्रिज्म में हमने क्या देखा था कि there are, like we can say, it is a crystal having more than one refracting surfaces and the refracting surfaces are not parallel। मतलब वो एक दूसरे से किसी एंगल पर होगी, पैरेलल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, हम एक ऐसा ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लेते हैं। तो लाइट रे यदि इस तरह से आ रही है तो यहाँ से वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो इस तरह से जाएगी लेट से, फिर यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ से इमर्ज हो जाएगी। इस एंगल को बोलते हैं आई एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, दिस इज R2 एंड दिस इज E। E मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। और बेटा जिन टू सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उन दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यस। इसके बाद मैंने क्या बात की थी कि हम लोगों को इसका फाइंड करना है डेविएशन। अब डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था। और डेल्टा का फॉर्मूला अपना क्या आया था, तो आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 ऐसा आया था। और हमने एक और चीज प्रूव की थी कि R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर होती है। तो इसलिए R1 प्लस R2 की जगह A डाला था और हमें मिल गया था डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। बेटा ये चीजें जो है हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो? हेलो? नो सर। नो? वेरी गुड। तो बेटा अब नेक्स्ट क्या है कि यदि कोई लाइट रे एंटर कर रही है तो रेरर से डेंसर में जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेरर से डेंसर कोई भी लाइट रे इजीली एंटर कर सकती है। लेकिन डेंसर से रेरर में जा रही है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन, वी कैन से क्रिटिकल एंगल, है ना। डेंसर से रेरर में जाते वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो उस कंडीशन में लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है। वहां पर क्या हो जाता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। नो इमरजेंस मतलब लाइट इमर्ज नहीं करेगी, बाहर नहीं निकलेगी, प्रिज्म के अंदर ही क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर नॉन इमरजेंस, यप। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index mu will not will not emerge, will not emerge out of a prism, will not emerge out of prism if if a is greater than 2 थीटा सी। बेटा थीटा सी क्या होता है पता है ना, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। थीटा सी होता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा सी इज क्रिटिकल एंगल, ओके। क्रिटिकल एंगल यानी कि आप समझ लो
कि एंगल ऑफ प्रिज्म यदि वी कैन से एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से यदि के डबल से ज्यादा है तो लाइट रे जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। आई मीन टू से इज ये एक प्रिज्म है लेट्स से, और ये वाला एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म, और क्या हो रहा है, लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है। तो अब बेटा ये पूरा किससे प्रूव होगा, स्नेल्स लॉ से प्रूव होगा। अपने को प्रूव करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस कंडीशन कि बाय चांस कभी आ जाए तो आपको ये रेडीमेड याद रखना है, ठीक है। वी आर जस्ट सेविंग टाइम, नथिंग एल्स। ऐसे जाने के बाद ये यहाँ से क्या होती है बेटा, ये सेकंड सरफेस पर यानी कि डेंसर से रेरर में आते वक्त क्या हो जाता है, टी आई आर हो जाता है। तो ये वापस इस तरह से दूसरी सरफेस से निकल सकती है, लेकिन इस सामने वाली सरफेस से नहीं निकल पा रही है ना। तो दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी आई आर एट सेकेंड सरफेस, ठीक है ना। इसी वजह से क्या हो रहा है, ये बाहर नहीं निकल पा रही है। और ऐसा कब होगा, जब थीटा, सॉरी, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, इट इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ऐसा होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट ही स्लाइड है ना, सारा कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले तो पिछली क्लास का था, लास्ट क्लास का था, ओके। तो वी कैन से कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट हियर ओनली, सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। हाँ, तो बेटा अब इतना सब तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या कर लोगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, 1 sin i is equals to 2 sin, we can say sorry, n2 sin या r लिखते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ पर r आ जाता है। फिर दूसरी सरफेस से जब ये बाहर निकलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये वाला एंगल तो R1 और दूसरी वाला एंगल R2 होता है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि हम प्रॉपरली स्नेल्स लॉ अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें तो हम लोगों को मिलेगा म्यू इज ग्रेटर देन 1/sin a/2, ठीक है। 1/sin a/2, क्लियर। मेरी बात समझ पा रहे हो एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ये सेकंड वाली सरफेस है। सेकंड वाली सरफेस पर लाइट रिलेट से इस तरह से आई, यहाँ पर एंगल R2 होता है तो इस पे ये इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ से TIR हो गया तो वापस इसी तरफ आ गई, ठीक है। तो ये R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी थीटा सी या ग्रेटर देन, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन थीटा जी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक लिमिटिंग वैल्यू रख लेते हैं, तो इसको मैं थीटा सी लिख लेता हूँ, है ना। इसको मैं थीटा सी लिख लेता हूँ, ये थीटा सी लिख दिया हमने, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों को पता है कि म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1, है ना, राइट। तो बस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ये थीटा सी की वैल्यू को हम a/2 रख सकते हैं। थीटा सी की वैल्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, a/2, जो कि कंडीशन में गिवन है। सो यहाँ पर थीटा सी शुड बी इक्वल टू a/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन, सॉरी, म्यू इज इक्वल टू 1/sin a/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, एग्जैक्टली वो इक्वल वाली कंडीशन रखी है, बट TIR के लिए क्या होना चाहिए, थीटा सी इज, वी कैन से, इज ग्रेटर देन a/2, है ना। सॉरी, थीटा सी इज लेस देन a/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बोल दिया कि a शुड बी, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। सो ये यहाँ पर हम लोग ग्रेटर का साइन लगा लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। वो तो मैंने जस्ट लिमिटिंग केस रखने के लिए इक्वल साइन को यूज किया था। तो आपको बस इतना याद रखना है बेटा, ये सब इतनी फालतू की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेम्बर दिस वन कि म्यू इज ग्रेटर देन 1/sin a/2, क्लियर। सर इससे ज्यादा जो है वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, ओके। तो ऐसा होने पर ऑटोमेटिकली ए विल बी ग्रेटर देन 2 इंटू क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ओके। आई बात समझ दोस्तों, क्लियर। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो म्यू साइन थीटा सी इक्वल टू 1 कैसे आया था, वो बताओ ना एक बार। बेटा देखो, इस सरफेस के लिए क्या है, यहाँ पर तो म्यू रहेगा, बाहर की तरफ 1 रहेगा, है ना। और मैंने बोल दिया एग्जैक्टली TIR हो रहा है, तो म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा। तो यू एग्री, हेलो।
तो सर वो म्यू साइन आर मतलब जो हम लोग आर लिखते हैं वो 1 हो जाएगा ना फिर पूरा। बेटा R2 कितना है? R2 इज इक्वल टू थीटा सी और थीटा सी इज इक्वल टू a/2। हेलो, यस सर। ठीक है ना? या ठीक है, तो आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है, ये दो पॉइंट्स याद होने चाहिए। क्या क्या? कि बेटा पहली चीज कि जो ए है ना उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा सी से डबल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब यू कैन से ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ओके, इतनी कंडीशन याद है तो आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि म्यू म्यू कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/sin a/2, दैट्स ऑल। ये कंडीशन याद है तो क्या आपको पता चलेगा कि लाइट जो है वो सेकंड सरफेस से बाहर नहीं निकल रही है। बेटा ये टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर जल्दी से। सर आपको तो कैसे मिला ए? रिमेम्बर दिस, ठीक है? रिमेम्बर ये दोनों ही चीजें याद रखनी है, दोनों को मैंने एक डब्बे में बंद किया है और स्टार मार्क लगाया है। हाँ, यस, ठीक है, आ गई बात समझ? कोई दिक्कत? सर सर वो ए ग्रेटर देन 2 ऑफ द क्रिटिकल एंगल। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। सर आपको ए हेलो ग्रेटर देन 2 क्रिटिकल एंगल का प्रूफ क्या मिला, कैसे आया वो? बेटा या आप यहाँ पर क्या करोगे प्रॉपर? बेटा देखो, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ आई लिख लिया, ओके, और हम लोग यहाँ पर वही जो जैसे एंगल ऑफ डेविएशन में मैंने बोला था R1 + R2 = a, तो वही वाले फंडे यूज करके देखो, यहाँ पर फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराओगे, फिर सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराओगे, लेकिन R2 की वैल्यू को थीटा सी रखोगे, फिर यहाँ पर A R1 R2 इनमें रिलेशन निकालोगे, एंड इस तरह से आप कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे तो आपको वहां पर एक कंडीशन मिलेगी कि A की वैल्यू जो है वो 2 थीटा सी से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है? बट हम लोग को डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द कंडीशन, ठीक है? यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, बेटा आप मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो एक बार पहले बता देता हूँ, मेन का सिलेबस एडवांस से ज्यादा है, तो आप लोगों को ज्यादा चीजें कवर करनी है, ओके? क्लियर? सर हाँ बेटा। सर हम यू साइन थीटा आई इनसे आई करते हैं इक्वल टू यू साइन थीटा आर करते हैं ना, यू साइन हाँ, आर। तो यस सर यू साइन आर इक्वल टू 1 को समझा नहीं तो बेटा, आपने यू बाहर साइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ना, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ओके, और बाहर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। अरे यार, म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन 90 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल होता है ना, आगे बात समझ? तो फॉर टी आई आर इट शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट? यस सिंपल सी बात है, यहाँ पर डायरेक्टली रखोगे तो ये ऐसे ही तो आएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए ठीक है, डन। बेटा आप लोग बहुत ज्यादा डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को बस एज इट इज याद रखो, दैट विल बी बेटर। यदि आप डेरिवेशन में जाने लगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलिए, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटा जल्दी से, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन मतलब डेविएशन मैक्सिमम कब होगा, ये आपको पूछा है। मैक्सिमम डेविएशन, अब मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन अपन देखते हैं। तो बेटा मैक्सिमम डेविएशन तो तब होगा जब एंगल ऑफ इमरजेंस मैक्सिमम होगा, है ना? यानी कि एंगल ऑफ इमरजेंस यदि 90 डिग्री हो जाए तो आप क्या बोलोगे, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाए, तो इन दोनों में से कोई भी एक 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डेविएशन होगा। सिंपल ना यार, ये प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, और बेटा यहाँ से इमर्ज आउट हो रही है। ये एंगल आई है, ये एंगल ई है, और आपको फॉर्मूला भी पता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस
E माइनस ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप एक ही बात बोल सकते हो कि यार ये ए तो कांस्टेंट है, ये ए क्या है, कांस्टेंट है। या तो आई 90 डिग्री हो जाए तो वो मैक्सिमम एंगल है, या फिर ई 90 डिग्री हो जाए तो वो मैक्सिमम एंगल है ना। लेकिन क्या है कि एक बात है कि यदि बाहर निकलते वक्त ई 90 डिग्री है तो वो क्या होगा, मैक्सिमम इमरजेंस वाली कंडीशन हो गई है ना, कि वहां पर मैक्सिमम इमरजेंस है, तभी मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस को बोलते हैं कि लाइट रे बाहर ही नहीं आ रही है, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन, अब मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए, I इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। आप चाहे तो E को भी 90 डिग्री रख सकते हैं, उस केस में भी मैक्सिमम डेविएशन होता है, बट इट्स बेटर टू राइट I इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यदि I को 90 डिग्री रखूंगा तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर ये तो डेल्टा मैक्स आएगा, राइट, और यहाँ पर आप लिख लोगे 90 डिग्री प्लस E माइनस ए, और E की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, E की वैल्यू ऐसे ही स्नेल्स लॉ लगा के 1 sin I इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1, फिर आप वहां पर A माइनस R1 से R2 फाइंड कर लोगे, और फिर से आप लगाओगे स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस और आपको E की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसमें रखोगे तो आपको मैक्सिमम डेविएशन आ जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? यस, हाँ बेटा बोलो। There is some sort of bell curve, right? Like it starts reducing and sorry, it starts increasing and then starts reducing, right? यस Okay. यस, है ना। तो बेटा ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, देखो जो लाइट रे है ना, उसको मैंने कितने एंगल पर इस तरह से पूरा ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर इंसर्ट करा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से वो क्या कर रही है, मतलब नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, इट इज 89 पॉइंट सम पॉइंट, लाइक 89.99 डिग्री समझ लो, है ना। तो यहाँ से ये से एंटर कर रहा है, तो एंटर करने के बाद क्या होगा, इस तरह से, और फिर यहाँ से इमर्ज आउट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो पहले आपने यहाँ पर इंसर्ट कराया तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ स्टेप, तो आप लिख लोगे 1 sin 90 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1, ओके। यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है, R1 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल गया म्यू साइन R1 इज इक्वल्स टू 1, है ना, म्यू साइन R1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और अब मैं बोल लूंगा कि यार ये R1 इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, ये थीटा सी के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, या तो आप E को 1 रख लो या फिर आप I को 1 रख लो, बात तो वही है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि यार ये यदि लाइट रे ना इस रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग आ रही होती तो इंसिडेंट रे के अलोंग रिफ्रैक्ट होती, तो सिंपल सी बात है कि R1 की वैल्यू क्या है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना। तो hence we can say R1 is equal to critical angle, that is R1 is equals to critical angle, clear। यदि R1 क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो आपको एक और बात पता है क्या, कि R1 प्लस R2 की वैल्यू ना A के बराबर होती है, तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, A माइनस R1, और A माइनस R1 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, A माइनस थीटा C, कैन वी राइट इट लाइक दिस, बोलिए दोस्तों। Yes. या देखो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम डेविएशन के लिए I को 90 डिग्री लिखा है, आप E को भी 90 डिग्री रखते हो तो भी सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। If you write E is equals to 90 degree, then also that will be the condition for the maximum emergence, maximum angle of deviation, okay, clear। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस R2 की वैल्यू हमने क्या रख ली, हमने रख ली A, Sir, can you go a little above? या रुक जाओ बेटा मैं इसको लिख लूं पहले। अब देखो इस पूरे डेरिवेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर ये R2 लिख रहे हैं A माइनस थीटा सी, अब इसको मैं फिर से डाल रहा हूँ स्नेल्स लॉ में, तो म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू 1 साइन E, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू साइन A माइनस थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन E,
और ई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से ई मिल गया, ई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। क्लियर? बेटा इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? आई बात समझ? क्लियर? तो ये आपने क्या कर दिया, ई की वैल्यू। तो यहां पर आप लिख लो फॉर मैक्सिमम डेविएशन आइदर आइदर आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या तो आई को 90 डिग्री रख लो या फिर ई को 90 डिग्री रख लो। तो देखो मैंने आई को यदि 90 डिग्री रखा है तो मुझे इस तरह से ये मिल गया मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और इस कंडीशन में मैं ई को फाइंड कर लेता हूँ, ई इज इक्वल्स टू यूजिंग यूजिंग स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ E is equals to sin inverse sin sorry mu sin A minus theta c। क्लियर? बेटा आप समझ पाए मेरी बात को? तो आपको क्या करना है, इतना ज्यादा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया कि किस तरह से ऐसे आया। तो ई की वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। आप चाहो तो ई की वैल्यू को 90 डिग्री रख सकते हो और आई की वैल्यू आपको यही मिलेगी, आपको यही सेम वैल्यू आई के लिए मिलेगी, ठीक है। क्लियर? तो आइदर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री रखो या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री रखो, दैट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। सो जस्ट रिमेंबर दिस, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, कम ऑन फास्ट, जल्दी से, ठीक है। ई की वैल्यू कैसे आएगी? ई की वैल्यू आप लोग यूज करोगे स्नेल्स लॉ, उससे आएगी। अभी अभी मैंने फाइंड करके बताया था, ठीक है। या तो आप आई को 90 डिग्री रख लोगे या फिर ई को 90 डिग्री रख लोगे। यदि आई को 90 डिग्री रखा तो ई की वैल्यू ये वाली होगी, और ई को 90 डिग्री रखा तो आई की वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है, नीचे जो लिखी हुई है। So how are you putting R1 equals theta C? R1 इज इक्वल्स टू थीटा सी इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, देखो आप एक बात जानते हो, मैंने लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था आपको। लेट से लाइट रे यहाँ से इस तरह से जा रही है और ये सरफेस के अलॉन्ग ऐसे चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो थीटा सी के बराबर है कि नहीं? हेलो? हाँ हाँ, yes yes। या तो यदि इंसिडेंट रे इसके अलॉन्ग होती लेट से, तो बेटा वो रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाती, तो बेटा ये R1 होता, तो इसको थीटा सी लिखना पड़ता ना फिर। क्लियर? Yes sir, yes। यस। बेटा लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को यूज करके मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। सर पर जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो R1 इज नॉट थीटा सी ना, उसको फ्लिप करेंगे तब हो जाएगा। बेटा R1 की वैल्यू थीटा सी के बराबर ही तो आएगी। अरे यार आप खुद देखो ना, मान लिया कि लाइट रे इस तरह से आ रही होती तो ऐसे जाती ना, यस यस। तो बेटा ये क्या होगा, ये R1 बोल दो चाहे चाहे इसको थीटा सी बोल लो, एक ही बात है ना। क्लियर? ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब मैंने उसके पाथ को रिवर्स कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। यदि आपको ये नहीं पसंद है तो एक काम करो, यहाँ पर आप, यदि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको डायरेक्टली E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रख सकते हो। E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रखोगे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, I प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पर I की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? बात एक ही, आंसर दोनों ही कंडीशन में आपको सेम मिलेंगे, ओके। ओके सर। चलिए अब जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। या बेटा जिन लोगों को, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जिनको पहले वाला लिखना है वो ये लिख लो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और आप इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, ठीक है। आप ये दोनों ही चीजें कॉपी कर सकते हो, तो जल्दी से आप कॉपी कीजिए, मैं 1 मिनट में आया। यस, ये इस तरह से मैं, ठीक है,
पूरा आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ? नाउ कॉपी दिस, यहीं से स्टार्ट हुआ था लेक्चर आज का, जल्दी से नोट करो, मैं आया। सर हाँ बेटा। सर हम यहाँ पे जो इक्वेशन है डी मैक्स डी का, हम उसको टेक्निकली मैक्सिमाइज ही कर रहे हैं ना, या तो आई का वैल्यू मैक्स डाल दो या ई हाँ, का। या तो आई का मैक्सिमम करो या ई का, तभी तो एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा बेटा, है ना? क्योंकि ए तो फिक्स्ड है ना। हाँ, ए फिक्स है इसीलिए ये। ओके सर। ठीक है, और दोनों का साथ में मैक्स तो डाल नहीं सकते। दोनों का डाल ही नहीं सकते, वो संभव ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है ना, वही तो ओके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अभी जल्दी से। ठीक है, यप, ये सब तो हो गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, तो बेटा ये फॉर्मूला आपको बहुत जरूर याद रखना है। नेक्स्ट इज, या आई एंड ई दोनों नहीं हो सकते बेटा, ठीक है ना? चलिए, सो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लिखेंगे बेटा, सो बच्चा लोगों, आई थिंक ये अभी आवाज आपको फिर से आ रही होगी। यस, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, समझ रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर? तो चीज बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। बेटा मिनिमम डेविएशन से क्या मतलब है? मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो बेटा उनकी वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि डेल्टा मिनिमम आए, डेल्टा मिनिमम आए। सो वी नो डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए होता है। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले डिराइव किया था कल, है ना? अब मैं यहां पर बोलूंगा कि यदि I और E दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे द मिनिमम डेविएशन ऑकर्स, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन ऑकर्स when the angle of incidence is equal to angle of emergence, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बेटा ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये कंडीशन क्या होती है। जब आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। तो इसका मतलब यदि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस ए। कैन वी राइट इट लाइक दिस दोस्तों? यस सर। अच्छा, एक और बात बताओ कि यदि i की वैल्यू e के बराबर है ना,
आई की वैल्यू ई के बराबर है, तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इफ आई इज इक्वल टू ई, आई की वैल्यू ई के बराबर है, देन आर वन विल बी इक्वल टू आर टू, तो आर वन और आर टू की वैल्यू बराबर होगी, है ना? करेक्ट बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा आर वन, यहाँ पर जो होगा वो होगा आर टू, और यहाँ पर जो होगा वो होगा ई, और आई और ई की वैल्यू बराबर है, तो डेफिनेटली आर वन और आर टू बराबर होंगे। और हम लोग जानते हैं कि आर वन प्लस आर टू की वैल्यू जो होती है वो ए के बराबर होती है, सो वी कैन से कि 2 टाइम्स ऑफ आर वन इज इक्वल्स टू ए, तो आर वन इज इक्वल्स टू आर टू इज इक्वल्स टू ए बाई टू, सिंपल, क्लियर। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? यस सर। गुड। अब हम लोग लगा लेते हैं, देखो हमें R1 की वैल्यू पता चल गई कि वो a/2 होनी चाहिए, तो हम लोग अब इजीली सेल्स लॉ को यूज करके I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एग्री? हेलो? या फिर यदि आप I की वैल्यू नहीं फाइंड करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पर ये इस वाले फॉर्मूला से डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, है ना, उसको भी यूज कर सकते हो। एनी हाउ, अब यहाँ पर आपको आई फाइंड करना है ना, आई फाइंड करना है लेट्स से, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1 sin i इज इक्वल्स टू म्यू साइन r1, और r1 की वैल्यू a/2 डाल दो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 sin i इज इक्वल्स टू म्यू साइन a/2, म्यू की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आपको i की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से आप i फाइंड कर लेते हो। डू यू एग्री? यस, बोलो दोस्तों। यस सर। या तो आपको कोई भी डेल्टा मिनिमम फाइंड करने के लिए बोले तो आप इस तरह से उसको फाइंड कर सकते हो। इजी प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत इजी प्रोसेस है। हाँ, तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि साइन आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू साइन a/2, सिंपल, बस, ठीक है। तो आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या क्या रखना है, सबसे पहला तो ये फॉर्मूला है, उसके बाद आपको ये चीज जो है ये आपको याद रखनी है। वैसे ही कॉमन सेंस से आप कर सकते हो खुद से, ठीक है ना? क्लियर? क्या आप मेरी सर बात समझ पाए? बोलो। सर साइन इनवर्स साइन को कट पे डालता है ना अगर मल्टीप्लाई होता है तो? क्या? साइन इनवर्स साइन को हाँ, कट पे डालता है ना अगर मल्टीप्लाई होता है तो? मल्टीप्लाई होता तो, पर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना बेटा, हाँ। ठीक है। चलिए, तो ये ऊपर से यहाँ से कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर मैं इसका आगे और डिराइव करता हूँ, ठीक है ना? अभी तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, ठीक है, जल्दी से कीजिए इसको। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने वो लॉ ऑफ रिट्रेसेबिलिटी यूज करके R1 इक्वल्स R2 प्रूव किया? हाँ, यस। ओके। हुआ बेटा, लिखा? जल्दी से लिख लो। मेन फॉर्मूला तो जो डब्बे में लिखा था वो ये, बाकी सारी चीज कॉमन सेंस है, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि आई इज इक्वल टू ई होता है फॉर मिनिमम डेविएशन। नोटेड? इतना नोट कर लो जल्दी से। बेटा R1 प्लस R2 एक कैसे आया, कल की क्लास में आप थे बेटा?
यदि कल की क्लास में यदि आप हो तो आपको पता होगा कि देखो इस तरह से था कि लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है और यहाँ से भी इस तरह से चली जाती है। चलिए, तो बेटा ये वाला R1 था, ये वाला R2 था और ये वाला A था। तो बेटा यहाँ वाला एंगल क्या बोलते हैं? 90 डिग्री माइनस R1। यहाँ वाला 90 डिग्री माइनस R2। और हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों, ये छोटा वाला ट्राइंगल यदि आप लो तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 90 180 कैंसिल हो गया तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आया था। ये कल की क्लास में किया था हमने, है ना? आई वाज सो मच। दैट्स ऑल। क्लियर? समझ में आया? एग्जाम में बेटा फॉर्मूलाज का ही काम है इस चैप्टर के लिए, तो ठीक है ना? या और जो भी देखो, जितने भी चीजें मैं स्टार मार्क करके आपको लाइंस लिखवाता हूँ, वो लाइंस मतलब जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो, और जो डब्बे में फॉर्मूलाज लिखे होते हैं वो, बस ये चीजें अच्छे से आती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। मॉड्यूल सॉल्व करो, अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व कर लिया बस। उसके बाद यदि टाइम बचता है तो कुछ और करना है, नहीं बचता है तो कुछ करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। लेकिन इतना भी आप कर लेते हो ना तो भी आप अच्छे से, आप कोई ना कोई आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, NIT वगैरह, ठीक है? ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत अच्छी रैंक ले आओगे, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से थ्योरी लर्न की जो मैंने पढ़ाई, और अच्छे फॉर्मूलाज याद है, सारे सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद है, एंड यू हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट द मॉड्यूल। तो डेफिनेटली आप किसी न किसी कॉलेज में आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी NIT में, है ना? लेकिन बात यह है कि आपको एफिशिएंटली प्रिपेयर करना होता है ना। ऐसा नहीं कि आपने ये किया फिर भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना? या चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम लोगों को एक बात पता है, एक एक और कंडीशन लिखते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट वी नो, या फिर अब नेक्स्ट चीज आ रही है, यानी कि नाउ करके लिख लो। नाउ डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने अभी अभी देखा, हम लिख सकते हैं इसको 2i माइनस ए, है ना? 2i माइनस ए लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, आई की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, ऐसा लिख सकता हूँ, राइट? एंड आर की वैल्यू कितनी आई थी? a/2 के बराबर आई थी। यस, जैसा कि ऊपर हमने किया, तो आर की वैल्यू a/2 के बराबर, ओके। अब यहाँ पर लगा लो आप स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पर आप क्या लगा लोगे? स्नेल्स लॉ। तो आप लिखोगे 1 sin i इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर, है ना? म्यू साइन आर। तो 1 sin डाउ मिनिमम, ठीक है बेटा? ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये डॉ है, ये भी डॉ है, और ये साइन का ऐसे है ना। तो डॉ मिनिमम प्लस a/2 इज इक्वल्स टू म्यू साइन a/2। सिंपल। ये मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। तो बेटा यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है? यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल रही है साइन डॉ मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ठीक है क्या? तो ये म्यू की वैल्यू आ गई इस कंडीशन में, फॉर मिनिमम डेविएशन म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है? अब कोई मुझे पूछे कि यार ये सब तो ठीक है, इफ एंगल, बेटा इस पे स्टार मार्क लगाना, इफ एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म नॉट डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने अभी आ रही है, ठीक है? ये पूरे के नीचे बाई 2 है, ठीक है ना? मैंने सिर्फ एक के नीचे लिख दिया, लेकिन ये पूरे के नीचे बाई 2 है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम बाई 2 डाल देते हैं, ठीक है? या ऐसे, क्लियर? बेटा मैं यहाँ पर डब्बा नहीं लगाया क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके? अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म
E is very small, very very small का मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसा समझ लो, है ना, सिंगल डिजिट में है, 1 से 5 डिग्री ऐसा कुछ समझ लो आप, ठीक है, वेरी स्मॉल। देन हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आपको क्या फॉर्मूला मिला अभी देखो, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू म्यू साइन ए बाई टू, ऐसा मिला आपको, है ना। उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू म्यू साइन ए बाई टू। बेटा यदि ए बहुत बहुत स्मॉल है तो ऑब्वियसली डेल्टा भी बहुत बहुत स्मॉल होगा। और आप एक बात जानते हो, साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री मतलब इतना छोटा एंगल हो, तो उस कंडीशन में हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं, यू नो, साइन थीटा is approximately equal to theta if theta is very small, clear। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन साइन को डायरेक्टली हटा देते हैं और डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं म्यू, और साइन हट जाएगा यहाँ पर तो ए बाई टू आ जाएगा, ठीक है। दोनों नीचे से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा मिनिमम क्या आ जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम का एक फॉर्मूला आपको मिला जो कि आपको हमेशा याद रखना है, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, क्लियर। ये चीज आपको याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। पर ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब क्या हो, जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत बहुत छोटा हो, तभी ये एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हर कंडीशन में याद रखना है, चाहे इसके ऊपर वाला भूल जाओ, कोई बात, भूलना नहीं है, लेकिन वो आप यदि भूल भी जाओ तो ये तो आपको याद रखना ही है। तो बेटा आपको कहाँ से, यहाँ से कॉपी करना है ना, यहाँ से, है ना। Sir, so A is very small. या ए इज वेरी वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ Okay, प्रिज्म sir. इज वेरी वेरी स्मॉल, 1 डिग्री 2 डिग्री टाइप का छोटा सा, है ना, तो वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है बेटा, कहाँ से कॉपी करना है, ये हो गया था, है ना दोस्तों, यहाँ से करना है, राइट। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, या ये सब आपने कर लिया था। हाँ, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ये नोटेड, दिस वन नोटेड ऑल ऑफ यू, हेलो, Yes, sir. Noted. गुड। चलिए तो अब ये वाला नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। Sir, हमने R is equal to A by 2 किया था, पर हमने उसे सब्स्टिट्यूट नहीं किया। बेटा आर इज इक्वल टू ए बाई टू को सब्स्टिट्यूट किया ना, उसकी नेक्स्ट वाली लाइन देखो ना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए, ये पूरे के नीचे बाई टू है ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर तो पूरे के नीचे बाई टू है, इज इक्वल टू म्यू साइन आर होना चाहिए था ना, तो उसकी जगह ए बाई टू लिख दिया, ये दिख रहा है, ये Okay, रहा sir. उसका एप्लीकेशन। Okay, sir. तो स्नेल्स लॉ से आया है ना ये। सर हाँ बेटा बोलो। सर ए वेरी स्मॉल होगा तो फिर डेल्टा मिनिमम एकदम स्मॉल कैसे हो जाएगा, फिर वो भी बेटा एडिशन हो रहा है ना। सिंपल सी बात है ना, यदि तुम्हारा एंगल ऑफ
एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत बहुत छोटा है ना, ये बहुत छोटा है बेटा, उस कंडीशन में क्या होगा, डेविएशन भी बहुत छोटा होगा ना। क्योंकि देखो रीजन, यदि स्लैब यदि पैरेलल होती है तो क्या होता है, लाइट रे इस तरह से आती है, रिफ्रैक्ट होती है और वापस ऐसे जाती है। तो आप देखोगे कि दोनों लाइट रेस क्या होती है, ये दोनों लाइट रे भी क्या होती है, पैरेलल होती है, इंसिडेंट और इमर्जेंट। या एंगल आई होता है तो बेटा ये एंगल ई होता है, तो आई और ई इक्वल होते हैं, पैरेलल स्लैब की कंडीशन में क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब ये एंगल धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ तो आई और ई का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जाएगा, सिंपल। तो यदि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है ना, बहुत बहुत छोटा है, 0 डिग्री है, तो मतलब आप समझ लो पैरेलल है। 0 डिग्री से बढ़ गया तो पैरेलल से थोड़ा इंक्लाइंड हो रहा है ना। हम बोल सकते हैं ना कि छोटा एंगल मतलब कम डेविएशन, बड़ा एंगल मतलब ज्यादा डेविएशन, सिंपल। आई बात समझ वो डेविएशन तो इंसिडेंट रे और इमेजिन रे पे डिपेंड कर रहा है ना। बेटा, बट एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि सरफेस कितनी इंक्लाइंड है। ओके, हेलो सर बट डी min will come equals to I ना, टी, क्या फिर से बोलो। डी minimum जो आएगा वो equal to 2I आएगा and I can be like 30 degrees also। बेटा डी मिनिमम 2i कहाँ आ रहा है, डी मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए आ रहा है ना। हाँ, जब a is very small तो a को neglect कर दिया। बट उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बेटा, यदि वो 1 डिग्री 2 डिग्री भी है तो उसको रखना पड़ेगा। उसको यदि आपने पूरा गायब कर दिया तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखो यदि ए छोटा है तो डेल्टा मिनिमम भी छोटा है, इसका मतलब किसी भी चीज को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। यदि वो वेरी वेरी स्मॉल है ना तो हम साइन को हटा सकते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, समझ रहे हो, मेरी बात समझ आई। तो ये समझा नहीं कि डी minimum कैसे भी small होगा, वो समझा नहीं। इसको समझने की जरूरत भी नहीं है बेटा, है ना। अब तो बस फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इनफ, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, बोलो क्यों। देखो एक पैरेलल है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर ये वापस लेट से यहाँ से बाहर निकलेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ई। बेटा Yes, यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0। यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है, यस और नो। yes sir। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है, यस और नो। Yes sir। यस, तो सरफेस पैरेलल होती है तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री होता है। अभी सरफेस को तुम पैरेलल से थोड़ा इंक्लाइन कर लो तो बेटा ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होगी, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा, तो डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, डेल्टा, बस इस चीज को याद रखो, दैट्स इनफ। ओके, यस सर। सर कल आप एक बार फिगर दिखा सकते हो ए छोटा का और डेल्टा का फिर। कौन सा फिगर बेटा, इसमें तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। आप वो ड्रॉ करके दिखाओ ना, मतलब ए छोटा होगा तो फिर डेल्टा मतलब कैसे छोटा होगा। बेटा उसको ड्रॉ करके क्या करोगे, आप फॉर्मूला याद रखो ना बेटा, इसमें डायग्राम, हर चीज का डायग्राम नहीं बनाया जा सकता बेटा। देखो ये बहुत छोटा सा ऐसे एंगल ऑफ प्रिज्म आप बना दो, यहाँ पर लाइट रे इस तरह से आ रही है, तो बेटा वो इमर्ज होगी ना, तो वो भी इससे ही कुछ आसपास किसी एंगल पर होगी। तो आई और यहाँ पर ई होगा, तो आई और ई में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा डेविएशन होगा, है ना। तो यहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मिनिमम डेविएशन के लिए डायग्राम बना के क्या करोगे बेटा, चीज तो सारी वही है, रिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ पहले जैसे ही हो रहा है। जस्ट यू हैव टू जस्ट शो दैट कि एंगल ऑफ प्रिज्म इतना छोटा है कि हम साइन ए को ए लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। हमने वंस अपॉन अ टाइम सीखा था ना कि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो वैसे ही। So just remember the formula. Nothing is important here. Only this last formula is important here. Okay. यस सर।
यस, ये लास्ट फॉर्मूला को याद रखना है आपको बस। बेटा देखो, मेन का एग्जाम होगा तो आप वहां पर वो डेरिवेशन करने या ये सब करने नहीं बैठोगे, समझ में आ रहा है? आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए अल्टीमेटली। और ये चैप्टर ही ऐसा है बेटा कि इसमें आप लोगों को डेरिवेशन याद भी हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूला समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट ये है कि आई शुड बी इक्वल टू ई, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डेल्टा मिनिमम यदि फाइंड करना चाहो तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए लिख सकते हो, ठीक है, इस कंडीशन में। और आई को कैसे फाइंड करोगे बेटा? आई को आप स्नेल्स लॉ से फाइंड करोगे। एंड नेक्स्ट क्या, आई यदि ई के बराबर है तो R1 R2 के बराबर होगा, और हम जानते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, तो R1 और R2 की वैल्यू a/2 के बराबर हो जाएगी। इतना पता है तो आप इजीली आई फाइंड कर पाओगे और डेल्टा मिनिमम भी फाइंड कर पाओगे। लेकिन आपको बोल दिया कि यदि ए इज वेरी वेरी स्मॉल तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, दैट्स ऑल। बेटा समझ आया? यस सर। यस। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप समझ लो कि 60% चांसेस इस लास्ट फॉर्मूला के हैं, 40% चांसेस इस ऊपर वाले के हैं, ठीक है। और ये वाला यदि आपको चीज तो वही है, यदि आपको म्यू पूछ लिया जाए तो आपको म्यू फाइंड करने के लिए इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाना है बेसिकली। चलिए, कॉपी किया, नोटेड ऑल ऑफ यू। सर वो म्यूट होने के लिए हमको खाली बॉक्स नहीं करना है ना? यस, उस पे बॉक्स नहीं लगाया है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यप, नोटेड ऑल ऑफ यू। बच्चा लोगों सबको समझ आया? आगे बढ़े। यस सर। गुड। साइन थीटा, बेटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा का साइन है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। या चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कर्व, है ना, कर्व ड्रॉ करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कर्व कर्व बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा बोल देते हैं अपन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। तो बेटा अब क्या होता है देखो, ये करना हमेशा आपको इस तरह से दिखाई देता है, देखना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है एक्स एक्सिस पर, और बेटा इधर है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब अब वाई एक्सिस पर बोल सकते हो क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। या
यदि कर्व आप यदि ड्रॉ करते हो तो वो कर्व कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। यानी कि आप एक बात समझ लो कि आपने कुछ एंगल ऑफ प्रिज्म को कुछ आई वैल्यू रखी है, तो उतना का उतना डेविएशन आपको रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता है ना, तो आपको यदि यहाँ पर I इज इक्वल्स टू आई है तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू ई मिल रहा है, ठीक है, I इज इक्वल्स टू ई मिल रहा है। तो मतलब आप ये समझ लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो एंगल ऑफ इमर्जेंट E होगा, और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस E है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका I होगा। आई मीन टू से, देखो 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 कहने का क्या मतलब है, यदि लाइट रे यहाँ से आई एंगल पर इंसिडेंट होती है ना, तो बेटा यहाँ से कितने एंगल पर निकलेगी, ई एंगल पर निकलेगी, है ना। क्या मैं इस लाइट के पाथ को रिवर्स कर सकता हूँ, मतलब मैं इसको ई एंगल पर इंसिडेंट करवाऊं, यदि मैं इसको ई एंगल पर इंसिडेंट करवाऊं तो बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंट उस कंडीशन में आई हो जाएगा ना, करेक्ट। तो यहाँ पर सेम पाथ को फॉलो करने वाली टू लाइट रेस पॉसिबल है ना, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ई के लिए, ठीक है। इसी तरह से बीच में बहुत सारे ऐसे एंगल्स आएंगे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आएगा जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट के लिए I इज इक्वल टू E आएगा, और I इज इक्वल टू E है उस कंडीशन में, देखो कर्व का लोएस्ट पार्ट है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना डेविएशन, ये मिनिमम है, यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम। तो देखो डेल्टा मिनिमम को ग्राफ से भी प्रूव किया है हमने, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा मिनिमम के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या आ रही है, I शुड बी इक्वल टू E। क्लियर? ओके दोस्तों, क्या मेरी बात समझ पाए, मैंने कर्व कैसे क्या ड्रॉ किया है, कुछ समझ पा रहे हो? हेलो, देखो एक और बार मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि I है, So can लेट्स you से, explain नीचे वाली markings? यस यस यस, बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से I है, तो यहाँ पर ये जब बाहर निकलेगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस E होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसी प्रिज्म में मैं क्या करता हूँ, मैं ई एंगल पर इंसिडेंट करता हूँ लाइट रे को। तो बेटा यदि आप ई एंगल पर यदि लाइट रे को इंसिडेंट करते हो तो जब ये बाहर निकलेगी ना, तो ये जब बाहर निकलेगी तो वो एंगल आई के बराबर होगा। मतलब आप समझ लो कि आई जितना आ रहा है उसके लिए जो ई आ रहा है ना, मतलब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसके लिए जो एंगल ऑफ इमर्जेंस आ रहा है, यदि आप एंगल ऑफ इमर्जेंस पर लाइट को इंसिडेंट करते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर इमर्जेंट एंगल आएगा, ओके। लास्ट वाला मार्किंग मैंने क्या किया, लास्ट वाले मार्किंग में देखो मैंने मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखो एंड ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मतलब देयर इज ओनली वन पॉइंट फॉर विच आई इज इक्वल टू ई, और ये मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट है, क्योंकि वाई एक्सिस पर क्या है, डेविएशन है ना, तो मिनिमम डेविएशन तो यहीं पर मिल रहा है इस पॉइंट पर। एग्री? बेटा आपको समझ आया? हेलो, सर हाँ बोलो। सर तो हर डेविएशन के लिए 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो एक हाँ, आई हर वाला डेविएशन एंगल के लिए 2 और पॉइंट्स एक आ रहे ई। हैं एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, ठीक है, क्लियर। हर एक डेविएशन के लिए 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, हर एक डेविएशन के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। गॉट सर इट? तो वही ना कि एक आई के लिए दूसरा ई बन जाता है, ई के लिए हाँ, दूसरा आई। एक आई के लिए दूसरा ई बन जाता है और ई के लिए आई बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, यस सर। बात समझ। क्या आई वांटेड टू से कि यदि आई 30 डिग्री है तो ई 60 डिग्री है, ठीक है,
और इसी कंडीशन में यदि मैं आई को 60 डिग्री रखता हूं तो ई ऑटोमेटिकली आपको 30 मिलता है, और दोनों ही केसेस में आपको सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? ओके दोस्तों, समझ पा रहे हो? Yes, sir. या, so always there will be two angle of incidence for which deviation will be same except the minimum deviation condition. minimum deviation condition में I और E इक्वल होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन है यहाँ पे। ठीक है, So can you explain the markings on the graph, the lower ones? दिस I इज इक्वल टू I। ठीक है, Yes, sir. मतलब कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने यहाँ पर शो किया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जो एंगल ऑफ इमर्जेंस मिलता है तो वो क्या है, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, आई इज इक्वल टू ई है। क्लियर है ना? एक्चुअली एंगल ऑफ इमर्जेंस को मैं बोलूंगा ई। ठीक है, इसको आप ई लिख सकते हो, लेकिन उतने ही एंगल पर आप इंसिडेंस कर लेते हो तो आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस आई के बराबर मिल जाता है। आर यू गेटिंग? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. या, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये आई है तो ये ई है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ई, यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया आई। देखो, रे को उल्टा करने पर भी वैसा ही रहा, तो मतलब या तो आप आई पर इंसिडेंट करो या फिर आप ई पर इंसिडेंट करो, दोनों ही केसेस में आपको क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिल रहा है, मतलब लाइट का पाथ वही रहता है। ओके, हर्षिल इस कर्व को आपको याद रखना है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस पर यदि आपने लाइट को इंसिडेंट कर दिया तो जो आपका पहले वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा, यानी कि आपको टू एंगल्स के लिए सेम डेविएशन मिलता है। इसलिए कर्व इस तरह का आता है, और ये प्रैक्टिकली आया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ओके, आपने क्या किया, अलग अलग एंगल्स पर रख रख के आपने क्या किया, एंगल ऑफ डेविएशन निकाले, तो वो सारी वैल्यूज आपको मिल गई, उसको आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा आपको। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? यस सर। 30 डिग्री पर इंसिडेंट करोगे, आई को 30 डिग्री रखोगे तो ई 60 डिग्री आएगा, और आपको एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिल रहा है, 30 डिग्री। यदि आप लाइट को इंसिडेंट करोगे 60 डिग्री पर तो आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्री मिलेगा, और फिर भी आपका डेल्टा मिनिमम सॉरी डेल्टा कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, ये देखो आई इज इक्वल टू आई के लिए भी डेल्टा आया, और आई इज इक्वल टू ई के लिए भी डेल्टा आया। अब इसी तरह से आप कोई और वैल्यू ले लो, लेट से यहाँ पर कोई और वैल्यू ले लोगे इसके लिए, बेटा आप एग्जैक्टली इस जगह आ जाओ, इस जगह जो भी आपको एंगल ऑफ इमर्जेंट मिलेगा उसके लिए इन दोनों ही चीजों के लिए आपको सेम डेल्टा मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, समझ पाए? तो सर आई इक्वल टी का डेल्टा जो मिलेगा वो कोई और पॉइंट में डेल्टा नहीं मिलेगा ना, सेम वाला? हाँ, कोई और पॉइंट के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर, नोटेड ऑल ऑफ यू? बस ये आपको याद रखना है। यहाँ से कितनी चीजें प्रूव हो रही है कि मिनिमम डेविएशन के लिए आई इज इक्वल टू ये होना चाहिए, ये भी यहाँ पर प्रूव हो रहा है। ओके, क्लियर? तो इस
कर्व से आपको क्या कंक्लूजन मिलते हैं बेटा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ कंक्लूजन। तो पहली चीज आप लिख लो, फॉर वन एंगल ऑफ डेविएशन, सिर्फ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को छोड़ के, एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम, इस कंडीशन को छोड़ दो, है ना। तो क्या होगा, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। हमेशा सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमेशा आपको टू एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ डेल्टा मिनिमम को छोड़ के, है ना। और यहाँ पर एक और बात क्या प्रूव हो रही है, इफ आई एंड ई आर इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज, then we get the same value of delta, the same value of delta because of reversibility principle of light. Reversibility principle of light. Clear? यस सर। Hmm. ठीक है सर, हम ग्राफ में सेकंड वाले आई को I2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन वी कैन राइट I2 इज द एंगल ऑफ इमर्जन फॉर I1। यस यस यस, डेफिनेटली ऐसा कर सकते हो। Okay, done. Noted, all of you. यस सर। Yes. चलिए जल्दी से एक तो एग्जांपल्स करते हैं। एक तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा आपको बोल दिया कि इफ एंगल ऑफ प्रिज्म A is equals to 6 degree and mu is equals to 1.5, then find minimum angle of deviation, ठीक है। तो बेटा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, क्या होगा फटाफट आंसर बताओ। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म इज सिंगल डिजिट, यानी कि वेरी स्मॉल, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, करो अप्लाई जल्दी से। वेरी गुड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, तो म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1
और ए की वैल्यू 6 डिग्री है। ये आ गया 0.5 इंटू 6 यानी कि 3 डिग्री। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। इजी। तो देखो यहाँ पर आपको 1 डिजिट है, वहाँ पे हम ये वाला अप्लाई करें। हाँ ओके, हाँ, सिंपल सी बात है, वेरी स्मॉल दे रखा है यानी कि सिंगल डिजिट। ओके Sir, if we interchange the values of I and E, then what will happen to the light ray? Its direction will become opposite. इट्स जस्ट पाथ विल बी, इट्स पाथ विल रिमेन सेम, है ना। और एंगल ऑफ डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन विल आल्सो रिमेन सेम। डायरेक्शन में तो चेंजेस आएगा ना, क्या बेटा? डायरेक्शन में लाइट रे के। लाइट रे की डायरेक्शन में चेंज आएगा ना, रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, लेकिन पाथ वही रहेगा। ओके, अपोजिट हो जाएगा ना डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा लेकिन पाथ वही रहेगा, रास्ता वही रहेगा। ओके यस सर, मैं पूछ रहा हाँ हाँ। So till 10 degrees, all angles are like very small angles, no? किसके लिए बेटा, फिर से बोल लो। हेलो। So till 10 degrees, सारे angles को हम लोग हाँ, very उनको स्मॉल एंगल से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। मतलब जितने भी सिंगल डिजिट एंगल है ना, उनको आपको स्मॉल एंगल लेकर चलना है, ठीक है। till 9 degrees. okay sir. हाँ या आगे बढ़े। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैं आपको पूछ रहा हूँ, या क्वेश्चन इज फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही find the refractive index of a prism if angle of prism is 60 डिग्री। तो देखो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको लार्ज दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। produces a minimum deviation of 30 डिग्री, minimum deviation of 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कैसा है बेटा, वो लार्ज है ऑब्वियसली, और एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना आया, 30 डिग्री आया। तो आपके पास डेल्टा मिनिमम की वैल्यू है, आपके पास ए की वैल्यू है, तो आपको क्या फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है। ट्राई करो, ट्राई दिस दोस्तों। ऊपर पूरा सब कुछ कर रखा है हम लोगों ने, ट्राई कीजिए इसको। So can you show the solution of the previous question? Yes. Okay. Done, Solve it sir. दोस्तों। Thank you. क्विकली सॉल्व करो इसको। आप चाहो तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, और आपको मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन याद होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ स्नेल्स लॉ आना चाहिए और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन याद होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। गुड। तो हर्षिल तुमने सॉल्व किया है ये? हेलो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, या क्या अप्लाई कर दिया वो म्यू को। तो बेटा यहाँ पर आपको a इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, और एंगल ऑफ डेविएशन वो भी मिनिमम वाला, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री दिया है। तो आपको एक फॉर्मूला याद था, क्या, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस a। ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ i, और a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, है ना। तो बेटा i की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री आ रही है ना। तो i की वैल्यू आपको 45 डिग्री आ गई। ओके, और r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू क्या होती है, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन r की वैल्यू a/2 के बराबर होती है, बताया था मैंने। ओके, तो अब यहाँ पर 60 डिग्री बाई 2 30 डिग्री, i की वैल्यू 45 डिग्री है, r की वैल्यू 30 डिग्री है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो। तो 1 sin i
इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर, वैल्यू रखो, साइन 45 डिग्री यहाँ डालोगे, म्यू आपको फाइंड करना है और साइन आर की वैल्यू आप डालोगे 30 डिग्री। ओके, आपका काम तो हो गया। 1/√2 is equals to mu into 1/2, so mu is equals to √2 is the answer. Clear? That is the Done. Baker's formula. हाँ, या जिस Sin फॉर्मूला mu. को मैंने डब्बा नहीं लगाया था, इट इज बेस्ड ऑन दैट, बट मैं चाहता हूँ कि आप फॉर्मूला नहीं याद करके कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है? हेलो, Yes. यस, सर हाँ बोलो। सर ग्राफ इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए अपन वो डेल्टा मैक्स निकाल पाएंगे ना? हाँ, डेल्टा मैक्स की बात ही नहीं हो रही, यहाँ डेल्टा मिनिमम ही पूछा है, राइट? डेल्टा मैक्स तो तब भी आएगा जब आई या फिर ई दोनों में से 90 डिग्री हो। ये सर ये क्वेश्चन में नहीं, वो ग्राफ ड्रॉ किया था ना अपन ने तभी, हाँ हाँ हाँ, या उसमें हम डेल्टा मैक्स निकाल पाएंगे। ठीक है। हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, डन। Yes, sir. गुड, नाइस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आपके मॉड्यूल में और भी काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? तो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। और चलिए जल्दी से लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, या फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, रुको 1 मिनट, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence for which light does not come out from surface sorry, does not come out from surface AC। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये R, ये A लिख लो, ये B लिख लो और ये C लिख लो, ठीक है? Find the angle of incidence for which the light does not come out of surface AC। AC सरफेस से लाइट बाहर नहीं निकलती है, मतलब या तो TIR हो जाना चाहिए या फिर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पार्ट पर, ठीक है? म्यू की वैल्यू आप ले लो, म्यू इज इक्वल्स टू 2, म्यू की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है? या सॉल्व इट, बाहर एयर है, ट्राई दिस दोस्तों। 1 मिनट, फाइंड द एंगल ऑफ, हाँ ठीक है चलेगा। ओके दोस्तों, सॉल्व इट फास्ट।
आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है एंगल फॉर विच द लाइट डज नॉट कम आउट ऑफ सरफेस एसी से बाहर ना निकले। तो आप ग्रेजिंग इंसिडेंस ले लो। क्या जो भी है, आप जैसे भी अपने अपने दिमाग से करो, ठीक है। मतलब तो यही है कि यहाँ पर TIR हो जाना चाहिए। ओके, ये आई हो गया। क्रिटिकल एंगल हम लेंगे ना, क्रिटिकल एंगल या उसके आगे तो हो सकता है। यस, और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू ले लो 30 डिग्री। A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। Sir, can you go back to the previous page for a minute? ये Okay, sir. इसके लिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बताया है ना। जल्दी से सॉल्व करो इसको। या तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ लाइट रे विल नॉट कम आउट ऑफ AC, है ना। rays will not come out of AC if R2 is greater than theta c। क्लियर, मतलब R2 की वैल्यू यदि क्रिटिकल एंगल या फिर उससे ज्यादा होगी, क्रिटिकल एंगल या फिर उससे ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बेटा, कि लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी। ओके, और अब आप एक बात जानते हो कि थीटा सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं साइन, या क्या जानते हो आप, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ, है ना। साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ, इक्वल टू 1/μ होता है, ये हम जानते हैं। ओके, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसको 1/2 रख लो, तो बेटा थीटा सी की वैल्यू आपको आ गई 30 डिग्री। समझ रहे हो, थीटा सी जो है, हेलो, लेस देन नहीं करेंगे, मतलब साइन थीटा सी लेस देन हाँ हाँ वो करेंगे। मैंने अभी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करी है। क्या किया है मैंने, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड की है ना। तो बेटा यहाँ पर मुझे लगता है डेटा चेंज करना पड़ेगा। आप एक काम करो, एंगल ऑफ प्रिज्म को 45 डिग्री ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म का 45 डिग्री ले लो, या 60 डिग्री भी ले सकते हो, ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है, तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री लेने पर क्या प्रॉब्लम थी, या लेट से, या ये सब कुछ ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म देखो, यहाँ पर थीटा सी 30 डिग्री है, यानी कि R2 की वैल्यू यदि 30 डिग्री होती तो क्या होता, R1 प्लस R2 इजिकल्स टू ए होता है ना बेटा, R1 प्लस R2 इजिकल्स टू ए होता है। तो फिर R1 की वैल्यू क्या आ जाती, 0 हो जाती, तो वो गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए ए की वैल्यू 60 डिग्री डाल दो बच्चा लोगों, ए की वैल्यू 60 डिग्री डाल दो, ठीक है। ए को 60 डिग्री डालने से सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। या तो बेटा थीटा सी यानी कि
थीटा सी जो आता है वो 30 डिग्री होता है, तो मतलब आप समझ लो कि R2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 30 डिग्री होनी चाहिए, हेंस R2 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि R1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर, तो हम जानते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है, तो उसके हिसाब से R1 की वैल्यू जो होती है वो होनी चाहिए A माइनस R2, यानी कि 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो बेटा R2 यदि 30 डिग्री से ज्यादा है तो R1 विल बी लेस देन 30 डिग्री। डू यू एग्री? हेलो? यस सर। या, तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 जो है वो 30 डिग्री से कम कोई एंगल होना चाहिए। ओके, और R1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? तो हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं, 1 sin I is equals to mu sin R1। Okay, now what to do? Sin I is equals to mu sin, यहाँ पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं, तो म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू यहाँ पर है, ओह नो, ये तो गड़बड़ हो रहा है, एक्चुअली वैल्यू सेट नहीं हो रही है ना। 2 sin, एक बार करके देखते हैं, यदि यहाँ पर 30 डिग्री रखते, लेट से यहाँ पर 30 डिग्री रखते तो क्या होता? तो यहाँ पर 1/2, तो ये आई की वैल्यू कितनी आ जाती? आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाती, या साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, तो ये 90 डिग्री आ जाता, तो साइन आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाता 1, आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली यदि R1 इज लेस देन 30 डिग्री तो I इज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? तो 90 डिग्री से कम एंगल के लिए, ओके, I शुड बी लेसर देन 90 डिग्री। यहाँ आंसर आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्लियर? सर हाँ बोलो। मुझे वहां तक समझा कि R शुड बी लेस देन 30 डिग्रीज, उसके बाद आपने कैसे जज किया कि I शुड बी लेस देन 90? बेटा सिंपल, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1 sin I इज इक्वल टू म्यू sin R। म्यू कांस्टेंट है, I की वैल्यू डिक्रीज होगी तो R की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, करेक्ट? हेलो? यस सर। यस, तो यदि R1 की वैल्यू 30 डिग्री से कम है तो I की वैल्यू 90 डिग्री से कम आ जाएगी, सिंपल है ना। R1 को आप 30 डिग्री रखते हो तो आपको I 90 डिग्री मिलता है ना। सर हम R1 की वैल्यू ऐसे कम कर करोगे तो सकते I की भी तो वैल्यू कम होगी। सर हेलो। यस, हाँ सर, हम हाँ ऐसे कर सकते हैं, वो जो साइन R1 लिखा आपने, हमको हाँ, पता है कि इफ यू डिक्रीज R1 तो साइन की वैल्यू कम होगी, हेंस आई की यस वैल्यू भी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली, वही तो किया मैंने भी, ओके। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R1 decreases then R1 decreases then I also decreases, करेक्ट, सिंपल। इसलिए 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल के लिए। सो ये स्नेल्स क्लियर? लॉ से आपको मिला ना, आर आर हाँ डिक्रीज होता बेटा, है आई स्नेल्स लॉ। डिक्रीज। यस बेटा, ये पूरा रिफ्रैक्शन है ना, स्नेल्स लॉ पर भी बेस्ड है सब कुछ। ओके सर। ठीक है फ्रेंड्स? सर लेस देन इक्वल टू 90 होगा ना? हाँ, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर हमने R1 लेस देन 30 लिखा है ना, तो I लेस देन 90 डिग्री होगा ना, R1 30 डिग्री हो सकता नहीं ना। हाँ 30 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता। एक्चुअली क्या है कि बेटा ये ना, ये यदि 30 डिग्री लेते हो तो एग्जैक्टली कौन सा वाला केस हो जाता है, एग्जैक्टली ग्रेजिंग इमरजेंस वाला केस हो जाता है। ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब क्रिटिकल एंगल वाला केस, ठीक है ना। तो मैंने इक्वल टू लिख दिया, मतलब उसको क्रॉस करके नहीं निकल रही है, ठीक है, उसके अलोंग निकल रही है ना। तो बेटा यहाँ इक्वल साइन नहीं भी लगाओ तो चलेगा, इक्वल साइन मत लगाओ, इट्स बेटर। TIR हो रहा है ना, पूरी तरह से TIR हो रहा है। क्लियर? सर तो R2 इज ग्रेटर देन क्यों है सर? आपने केस में तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था। बेटा देखो, चलो आप प्रॉपरली पूरा साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसमें इमरजेंस की कंडीशन को भी शामिल कर लिया है, मतलब हम इमरजेंस, अब ये ग्रेजिंग इमरजेंस वाला केस है ना, इसको भी आप ऐसे ही मान के चल रहे हो कि ये क्या नहीं हो रहा है,
सरफेस को क्रॉस करके नहीं निकल रही है, सरफेस के अलोंग निकल रही है लेकिन क्रॉस करके नहीं निकल रही है। ठीक है, आई बात समझ? ओके सर। ले लो, लगा लो इन सब में साइन, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर, तो लगा सकते हैं ना, कोई इशू हाँ नहीं हाँ है। लगा सकते हो, क्योंकि ओके वो सर। बेटा क्रॉस नहीं करनी चाहिए सरफेस को, सिर्फ इतना है। ओके सर। क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं है कि एग्जैक्टली टी आई आर करवाओ, यदि टी आई आर होता तो फिर इक्वल का साइड नहीं आता। सर हम a greater than 2 क्रिटिकल एंगल से क्रिटिकल एंगल ढूंढ सकते हैं ना अपन। हाँ ठीक है। सर तो हमको ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं याद रखने की जरूरत है, सिर्फ वो जो डब्बा वाला फॉर्मूला, बेटा बाकी फिर हम फॉर्मूला नहीं लॉजिक। याद है तो आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो यहाँ। ओके सर। ठीक है, आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, और क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में आपको मिलेंगे। अब अपन फटाफट करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जल्दी से 15 मिनट्स बचे हैं। सर हाँ सर हम a इक्वल टू 2 क्रिटिकल एंगल लेंगे कि a ग्रेटर देन 2 क्रिटिकल एंगल लेंगे फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ हम लोगों ने इक्वल, हाँ हेलो, तो वैसे ही वो आपने जैसा ना एक ग्रेटर देन 2 क्रिटिकल एंगल। हाँ बेटा ये वो बेटा म्यू फाइंड करना होता है ना, उसके लिए होता है। यहाँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है तो उसके लिए आप वो नहीं लगाओगे, ठीक है ना, क्योंकि म्यू ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, बट सर यदि वो क्रिटिकल मिल जाएगा ना, तो हम लोग ये लगा लेंगे आगे जैसा आपने किया। हाँ Sir, can you show it me the solution part? कौन सा वाला पार्ट बेटा? अब आपने solution लिखा, हाँ वहाँ से। ओके दोस्तों, हो गया। चलिए आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट रे जब किसी क्रिस्टल से या किसी मीडियम से पास होती है, और पास होते हुए ना वो कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। कलर्स पता है ना, रेनबो, देखा है रेनबो आपने? यस यस सर, यस। बेटा वो क्या यस है सर। वो, हाँ वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। तो आप ये समझ लो कि एक लाइट जो आप देखते हो ना, व्हाइट लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं जनरली, जिसमें आपको कोई स्पेशल कोई कलर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो व्हाइट लाइट जब किसी क्रिस्टल से पास होती है तो क्या हो जाता है, वो कलर्स में स्प्लिट हो सकती है। वो क्या हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जल्दी से लिखो इसको। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट falls falls on a falls on one face of a prism, it splits into its constituent wavelength, its constituent colors, this phenomenon of
of light into its constituents. This phenomenon of light sorry, this phenomenon of splitting of light है ना, this phenomenon of beta when a beam of light falls on one surface of a prism it splits into constituent colors. मतलब जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती है ना तो वो जो विबग्योर जो 7 कलर्स होते हैं उनमें वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं बेटा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, नोट डाउन दिस फास्ट जल्दी से। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का रीजन ये है बेटा कि लाइट जो होती है ना उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है। जो विजिबल लाइट है उसमें हमें क्या होती है, एक्चुअली बहुत सारी वेवलेंथ होती है। और बेटा हर एक वेवलेंथ के लिए एक स्पेसिफिक कलर होता है, हर एक वेवलेंथ रेंज के लिए एक स्पेसिफिक कलर होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही ग्लास का प्रिज्म है ना, सेम प्रिज्म है, लेकिन रेड कलर के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसी तरह से ग्रीन कलर की लाइट के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो बेसिकली ये लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। क्लियर? देखो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतना ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ के लिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो वैरी कर जाती है। ओके, और उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कॉचीज फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग कॉचीज फॉर्मूला। तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। रेड कलर के लिए डिफरेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस आएगा, ग्रीन के लिए डिफरेंट, येलो के लिए डिफरेंट। ओके, तो सेकेंड लास्ट लाइन में सेकेंड वर्ड क्या है, कलर इज कॉल्ड, ओहो हाँ ठीक है, इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जो स्प्लिट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड द बैंड ऑफ कलर्स। ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो ये कलर्स के जो बैंड दिखाई देंगे ना आपको, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, BAND, बैंड। आए समझ? अब जल्दी से हम लोग एक और लाइन लिखेंगे, ठीक है। या सो लिखिए बेटा, द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, क्यों होता है डिस्पर्शन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कॉज ऑफ dispersion is variation of refractive index, variation of refractive index with wavelength of light, with the wavelength of light। यानी कि वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज होगी ना वैसे वैसे क्या होता जाएगा, लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली वैरी करता जाएगा, ठीक है। और इसको किसने बताया था, कॉची ने बताया था, है ना। तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इट कैन बी गिवन बाय द कॉचीज फॉर्मूला, इट कैन बी गिवन बाय द कॉचीज फॉर्मूला, कॉचीज फॉर्मूला। सर हाँ बेटा, सर ये वही है ना कि रेड लाइट सबसे ज्यादा डिविएट करता है। यस बेटा ये वही है ना, ये ओके। वही है बिल्कुल, ठीक है। तो म्यू की लैम्बडा पर डिपेंडेंस यानी वेवलेंथ पर डिपेंडेंस, तो a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। बेटा यहाँ पर a और b कांस्टेंट होते हैं, लेकिन लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ओके क्लियर? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, a एंड b क्या होते हैं, कांस्टेंट है, तो इनको कॉचीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर a एंड b आर कॉचीज कांस्टेंट, कॉचीज कांस्टेंट, वैल्यू तो इनकी पता नहीं है, एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ। बेटा हर एक कलर की लाइट के लिए अलग अलग वेवलेंथ होता है, इसलिए सबके लिए अलग अलग
म्यू होगा और सबके लिए अलग अलग एंगल ऑफ डिस्पर्शन होगा, ठीक है। बात समझ सर आई? स्पेलिंग क्या है? AU? हाँ, ओके। यस, CAUCHY, ठीक है। इसके लिए जो डायग्राम बना लो और आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे डायग्राम ड्रॉ, ठीक है। आप लोग बस इस चीज को कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सर हाँ बोलो। तो मुझे एक Yes. चीज पूछना था, वो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में आपने लिखा ना कि मिनिमम डेविएशन ऑकर्स व्हेन इंसिडेंट एंगल इक्वल्स इमर्जेंस एंगल, तो दैट इज लाइक एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट या फिर उसका कोई हाँ बेटा, reason है? एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके। एंड एक और पूछना, हाँ सर, हाँ वो जो डी मिनिमम है वो बता दो ना वापस प्लीज, वो समझा नहीं कि इसको सबसे स्मॉल कैसे होगा जब ए स्मॉल है। ओपन करना। हाँ, क्या हुआ बेटा डी मिनिमम? वो सर हमने वो साइन थीटा वाला किया था ना, आपने बोला था हाँ। जब ए स्मॉल है, वेरी स्मॉल लाइक 6 डिग्रीज या 2 डिग्रीज, हाँ तो डी मिनिमम भी छोटा हो जाएगा एंड हेंस साइन क्या वाला अंदर बेटा वाला यार, पूरा। सिंपल सी बात है ना यार, जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है तो बेटा डेविएशन भी तो बहुत कम होगा ना यार, सिंपल सी बात है यार। दो पैरेलल, बेटा देखो, यदि ये लाइट रे समझा यहाँ नहीं। से आई, थोड़ी सी ये ऐसे होके और ये ऐसे गई थी, ये पैरेलल होगी कि नहीं होगी? एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा? 0। अब मैंने क्या हाँ किया, थोड़ा सा देखो यार, सोचने वाली बात है, इसको यदि मैंने इस तरह से कर दिया तो बेटा अभी एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। अभी एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा? सर ज्यादा आएगा। हेलो। सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना पैरेलल रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होगा उतना ही हाँ, कम उतना डेविएशन ही एंगल। कम। यस, यही तो बोलना चाह रहा हूँ मैं कब से, ठीक है। अच्छा, ये भी एक्सपेरिमेंट्स करके ही मतलब पता चलता है? हाँ बेटा, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली ही आती है, ठीक है। अच्छा, वो आपने कंक्लूजन बोला ना एकदम, मुझे फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसा ओके, कैसे होगा। हाँ बोलो। सर ये डिस्कशन ऑफ लाइट के पहले आपने सम किया था ना, वो भी साइन थीटा सी वाला, उसमें सर हमने ऊपर लिखा था R2 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, तो फिर सर नीचे साइन थीटा से इक्वल टू 1/u कैसे लिया, मतलब वो ग्रेटर देन नहीं लेंगे अपन का थीटा सी के लिए? देखो, R2 इज ग्रेटर देन 30 डिग्री आ, देखो R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी आ गया। अब थीटा सी की वैल्यू फाइंड की तो 30 डिग्री, राइट। इसका मतलब R2 की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। फिर हम एक रिलेशन जानते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, है ना। तो वो समझा मेरे को, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि वो साइन थीटा सी ना, वहाँ पर 1/u नहीं होगा क्या? क्या? जहाँ पर सेकंड से अपन लिखा है साइन थीटा सी ग्रेटर इक्वल टू 1/mu ऊपर, हाँ, वो हम ग्रेटर नहीं डाल लेंगे क्या? एक मिनट, नहीं, तुम स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ बेटा। आपको देखो, ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A लिखा है, ठीक है। तो वो 1/mu बेटा, वो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/mu क्या होता है? ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है ना। हेलो। अरे बट सर हमको तो मालूम है ना, म्यू साइन थीटा सी ग्रेटर देन बनाता है ना, हाँ, तो सर मैंने उसमें मैंने क्रिटिकल एंगल को फाइंड किया था। एंगल को यदि हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? क्रिटिकल एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें, वो TIR के लिए होता है, साइन थीटा सी ग्रेटर देन, मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/mu, वो क्रिटिकल एंगल, मतलब सॉरी, वो TIR के लिए होता है। यदि मैं इक्वल लिख रहा हूँ तो एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर आपको ये फिर फॉर्मूला कैसे मिला, वो साइन थीटा सी ग्रेटर इक्वल टू 1/mu? स्नेल्स लॉ से मिला क्या? बेटा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, है ना। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, म्यू साइन आई, ऐसे लिखा था यार। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला तो वो था साइन म्यू आर अपॉन डी। यार तुम अच्छे से पढ़ते नहीं हो बेटा यार, देखो मतलब तुम ध्यान से नहीं पढ़ते हो। देखो, थोड़ा सोच समझ के पढ़ो। ये कोई मीडियम है, सॉरी, यहाँ पर कोई मीडियम है ना। उस मीडियम में, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर डेंसर मीडियम से लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई, इसको आई बोल दिया।
और ये रेयर मीडियम में जाती है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। तो क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो इसका म्यू है और बाहर वाले का 1 है, तो म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू, बाहर वाला मीडियम का 1 है ना, तो 1 साइन आर कर लू और आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। बेटा म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू 1 नहीं हुआ, तो साइन आई इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू हुआ ना। हेलो, और ये आई क्या होगा, दिस आई विल बी थीटा सी। आई बात समझ? यस सर। बेटा वहां पर म्यू2 लिखा था मैंने, म्यू2 की वैल्यू 1 होगी ना एयर के लिए, हाँ सर। बस वही किया। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी अपने सेंस लॉ से निकाला था। हाँ सब स्नेल्स लॉ से ही करते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ। एंड सर वो आपने अभी वो उसको हुआ ना कि स्लैब वाला अपन लास्ट में करेंगे, ये मुझे भी इसमें डाउट था, वो भी अभी लास्ट में करेंगे ना फिर उसमें। हाँ सो वो जो मैंने अभी कंक्लूजन बोला था कि जो डिविएशन स्मॉल होगा इफ a इज आल्सो स्मॉल, मतलब एज यू डिक्रीज a डिविएशन विल डिक्रीज, वो फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होगा ना वैलिड? बेटा सिंपल सी बात है, तुम कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हो बेटा, सबके लिए यदि ए डिक्रीज यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म डिक्रीज होगा, हाँ फिक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ले लो, ठीक है ना, ऑब्वियसली। या फिक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यदि तुम ए डिक्रीज करते जाते हो तो डेविएशन भी डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं ना, I इक्वल्स E एंड फिर हाँ। हम A डिक्रीज करें तो हम बोल रहे हैं कि डिविएशन कम Yes. होगा, और ऑब्वियसली अगर डिविएशन कम है तो डी मिनिमम तो कम होगा ही। हाँ ओके यस यस। थैंक यू। ये जो आपने राइट साइड लिखा है वो टीआई मतलब कंडीशन फॉर नो इमरजेंस में टीआई के लिए सेम डेरिवेशन में आएगा ना? हाँ वो साइन u1 साइन थीटा c इक्वल टू u2 साइन थीटा 90 डिग्री। यस। ओके चलते हैं, टाइम हो गया है, बाय बाय।